और मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। लोकतंत्र में कार्यकर्ता ही वो कड़ी है जो अपनी पार्टी की नींव बनकर उसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाती है। हालांकि सत्ता मिलने के बाद कभी कभी पार्टियां इस बात को भूल जाती हैं। रविवार को इंदौर में अमित शाह ने अपनी पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस बात की याद दिलाई और खास अंदाज में याद दिलाई। ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा को चुनाव मेरे बूथ में बैठा हुआ कार्यकर्ता जिता सकता है। भरे मंच से बिना लाग लपेट के ऐसी बात कहना सिर्फ अमित शाह जैसे नेता के ही बस की बात है। उनका यही अंदाज उन्हें बीजेपी के सबसे दिग्गज नेताओं में शुमार करता है और उनकी इस बात का वजन और ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो ये बात बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ मध्य प्रदेश में कह रहे हैं। बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए जमीनी कार्यकर्ता ही सबसे अहम है। अमित शाह की इस घोषणा ने कार्यकर्ताओं का उत्साह तो बढ़ाया ही, साथ ही इसमें बड़े नेताओं के लिए भी एक साफ संदेश छिपा था। रविवार को इंदौर में अमित शाह ने साफ कर दिया है कि एमपी बीजेपी के लिए पूरे देश में अहम है। वो यहां तक कह गए कि यदि एमपी जीतेंगे तो केंद्र में 50 साल तक बीजेपी रहेगी। भाजपा को चुनाव कभी भी मंच पर बैठे हुए नेता नहीं जिता सकते। भाजपा को चुनाव मेरे बूथ में बैठा हुआ कार्यकर्ता जिता सकता है। पूरे देश भर में सबसे अच्छा संगठन कोई एक प्रदेश में है तो मेरे और आपके मध्य प्रदेश के अंदर। शाह ने साफ कर दिया है 2018 वाली गलती दोहराने की गुंजाइश कतई नहीं है और चुनाव में 2 ही मंत्र लेकर बीजेपी चलेगी। पहला बूथ पर सक्रियता और दूसरा हितग्राहियों से सतत संपर्क। इधर रविवार को इंदौर में जब अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंक रहे थे तो इंदौर में ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कन्हैया कुमार के साथ आदिवासी युवा महापंचायत में आदिवासी वोट को साधने की जुगत में लगे थे। घबराए हुए हैं। अमित शाह जी जो कभी आते नहीं थे मध्य प्रदेश, मोदी जी 5 साल में 1 आध बार आए होंगे, लेकिन लगातार जो आ रहे हैं ये इनका डर है कि मध्य प्रदेश में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक रिपीट होगा। इसलिए डर के मारे ये आ रहे हैं कि शायद वो कार्यकर्ताओं को या नेताओं को समझा पाएं कि आपकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए जमीन पे उतरो, बूथ पे। इसमें कोई शक नहीं कि अमित शाह के 1 महीने में 3 दौरों के बाद एमपी बीजेपी का चुनाव अभियान एक लय में नजर आने लगा है। इधर कांग्रेस में भी कमलनाथ कॉर्पोरेट शैली में आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हैं। जाहिर है एमपी में इस बार चुनाव सियासत के विद्यार्थियों के लिए भी एक केस स्टडी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत में सुर्खियां बटोर रही एक मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह इंदौर पहुंचे, जहां पर कांग्रेस नेता और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे पंकज संघवी ने हेलीपैड पर उनसे मुलाकात की। तो मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया है जिससे सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। तो क्या है इस मुलाकात के मायने और क्या संघवी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये वो वीडियो है जिसने इंदौर समेत भोपाल के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह को तो आप पहचान ही गए होंगे और सफारी सूट में जो स्वागत कर रहे हैं वो इंदौर के बड़े कांग्रेसी नेता हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पंकज संघवी हैं। पंकज संघवी ने गुलदस्ता देकर अमित शाह का स्वागत किया और कुछ देर ही सही गुफ्तगू भी की। ये मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के इंदौर दौरे के वक्त
जानापाव के नजदीक बने हेलीपैड पर हुई। और खास बात यह है कि इस मुलाकात में इंदौर सांसद शंकर लालवानी की अहम भूमिका रही है। इस मुलाकात के बाद संघवी से बीजेपी की नजदीकियां बढ़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। क्या संघवी बीजेपी में जाने वाले हैं? लेकिन पंकज संघवी इस मुलाकात की वजह कुछ और ही बता रहे हैं। हमारा गुजराती समाज का इंदौर में 100वां वर्ष है, तो हम माननीय को आमंत्रित करने गए थे और हमने उनको आमंत्रित किया। और कोई कयास, एयरपोर्ट पे 5 आदमी जाने से कयास लग जाते हैं। अगर कोई बात होती तो दिल्ली में हो जाएगी बात, या कहीं भी हो सकती है, लेकिन कोई एयरपोर्ट पे तो इसमें की बात कोई 5 सेकंड 10 सेकंड इसमें कोई बात थी नहीं। संघवी ने मुलाकात को सामान्य बताया, लेकिन सियासत में किसी भी घटनाक्रम को सामान्य नहीं माना जाता, लिहाजा इस पर सियासत भी होने लगी है। बीजेपी का कहना है कि अमित शाह से मिलने के लिए कांग्रेस नेताओं की कतार लगी है। कांग्रेस में खलबली मची हुई है, वहीं कांग्रेस इसमें कुछ भी बोलने से बच रही है। शाह जी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं और उनसे तो सभी लोग मिलने को आतुर रहते हैं, और कांग्रेस में तो वैसे ही भगदड़ की स्थिति है मध्य प्रदेश में, तो उनसे तो सारे ही कांग्रेस के बड़े नेता मिलने को आतुर रहते हैं। मुझे लगता है कोई विशेष बात नहीं। चुनाव का वक्त हो, मुलाकात कुछ ऐसी हो तो चर्चाएं भी जरूर होती हैं। मुलाकात सियासी है या सामान्य, ये वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जानकार इसे इसलिए भी अहम मानते हैं क्योंकि संघवी के भाई टीनू संघवी जमीन से जुड़े एक मामले में ईडी के रडार पर हैं। तो इंतजार कीजिए ये मुलाकात एमपी की सियासत में क्या रंग दिखाती है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तो अमित शाह के दौरों के बाद बीजेपी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। समितियों की घोषणा हो चुकी है और अब समितियां अपने काम में भी जुट गई हैं। मंगलवार को बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें घोषणा पत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। घोषणा पत्र समिति के प्रमुख जयंत मलैया का कहना है कि सभी वर्गों से सुझाव लिए जाएंगे और इसी आधार पर घोषणा पत्र तैयार होगा। तो क्या कुछ कहा जयंत मलैया ने, आप भी सुनिए। सर, फिर एक बार आपके पास बड़ी जिम्मेदारी, घोषणा पत्र, और घोषणा पत्र तो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस भी अपना वचन पत्र लेकर आ रही है। तो क्या अब नई जिम्मेदारी के साथ किस तरह का घोषणा पत्र लेकर आने की तैयारी है? देखिए, कल ही भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र कमेटी की बैठक है और उसमें बैठकर हम सब लोग तय करेंगे कि हमारे आने वाले चुनाव में जो अगले 5 वर्षों में हम काम करने जाएंगे, जन अपेक्षाओं के अनुरूप हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि पार्टी के माध्यम से समाज के हर वर्ग से, हर तबके से ये जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। तो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी जनता की अपेक्षाएं पूरी करने में काफ़ी आगे रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार का जो घोषणा पत्र है वो एक चुनौती होगा, क्योंकि 18 साल की बात भी लगातार आपकी सरकार है, कई तरह की घोषणाएं आप पहले भी कर चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को भले आप नज़रअंदाज करें, लेकिन 500 रुपये की गैस टंकी, नारी सम्मान, ये सब, तो इसका कैसे होगा सर? अब गैस की टंकी की बात यहाँ तो नहीं हुई है, कहने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं, और दूसरी जगह भी नहीं हुई है। हमने यहाँ पर जो किया है, जो हमारी लाडली बहनी योजना है, जिसमें हम प्रति माह 1000 रुपये देते हैं, इससे एक परिवार में कहीं 2, कहीं 3 या कहीं 4 लाडली बहना हैं, और इस तरीके से आप समझ लीजिए उस परिवार में कितना पैसा पहुंचता है। एक गैस का सिलेंडर सामान्य तौर से 2 से 3 माह तक भी चल सकता है, उसमें कितनी बचत होगी आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लीजिए, देख लेंगे कि ये कौन सा बेहतर है। तो कुछ नया तो रहेगा इस बार घोषणा पत्र में? अब देखिए, सब बैठेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, और अगले 5 वर्षों में चुनाव के बाद सरकार बनने पर हम क्या क्या करना चाहते हैं, ये उसमें उल्लेख होगा उसका।
समन्वय संवाद ये लगातार चर्चाएं होती रही है। अब आप जैसे सभी सीनियर लीडर, एक बार फिर सबको काम तो मिला ही है, जाहिर है। तो क्या जिस बात की चर्चा हो रही थी कि थोड़ा समन्वय स्थापित हो, सीनियर नेताओं को भी साथ लिया जाए, वो कमी पूरी हो गई? नहीं, होती रहना चाहिए। संवाद और समन्वय ये हमेशा ही अपेक्षित रहता है, इसमें कहीं कोई गैप नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो कम्युनिकेशन गैप। जनरेशन्स का भी हो सकता है और भी दूसरी चीज़ का। कम्युनिकेट होती रहती हैं चीज़ें तो बेहतर तरीके से होती हैं। तो अब माने कि सब बेहतर है। बिल्कुल। चलिए, जन मलैया जी है, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और जो घोषणा पत्र कमेटी है उसकी बैठक कल होने जा रही। बैठक से पहले आज यहाँ पहुंचे हैं और बैठक में लगभग ये मानकर चलना चाहिए कि बुद्धिजीवी है, समाज के अन्य वर्ग है, उनसे भी बातें पूछी जाएगी, समझा जाएगा कि कैसा घोषणा पत्र बने जो आम जनता के हित में हो। जहाँ तक समन्वय और संवाद की बात है तो निश्चित रूप से वो भी कह रहे हैं कि ये तो एक कम्युनिकेशन कभी कम नहीं होना चाहिए, बने रहना चाहिए। और अब वो उस तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ भी रही। नागिन के साथ मनोज सैनी, बसरी भोपाल। तो वहीं ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को आरोपों पर पलटवार किया है। समाज सम्मेलन को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को खुजली क्यों हो रही है, जब कांग्रेस में था तब तो दिक्कत नहीं थी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा था कि सिंधिया को चुनाव में समाज याद आ रहे हैं। कांग्रेस को इस बात की खुजली क्यों लग रही है? ये तो एक अच्छी बात है ना। कांग्रेस को कब खुजली लग गई? जब कांग्रेस में बैठ के मैं समाज सम्मेलन करता था तब तो कांग्रेस को खुजली नहीं होती थी। अब कांग्रेस को बड़ी आंखों में खटक रही है, तो कांग्रेस को इस बात की खुजली क्यों लग रही है? ये तो एक अच्छी बात है ना। कांग्रेस को कब खुजली लग गई? जब कांग्रेस में बैठ के मैं समाज सम्मेलन करता था तब तो कांग्रेस को खुजली नहीं होती थी। अब कांग्रेस को बड़ी आंखों में खटक रही है। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे टिकट को लेकर दावेदारों की बेचैनी भी बढ़ रही है। सभी दावेदार टिकट पाने के लिए जी तोड़ कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस और भाजपा में टिकट वितरण का आखिर फॉर्मूला क्या है और किसे टिकट मिलेगी और उसका मापदंड क्या होगा, इस रिपोर्ट से समझिए। छत्तीसगढ़ में दोनों ही सियासी दल अपनी जमावट को अंतिम रूप देकर चुनावी समर में उतर चुके हैं। अब टिकट वितरण को लेकर सर्वे की प्रक्रिया भी काफी आगे बढ़ चुकी है। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में टिकट के दावेदार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी की बात कह रही कांग्रेस के लिए टिकट वितरण इसलिए भी चुनौती है क्योंकि हर सीट से सिटिंग विधायकों के अलावा 15 से 20 तक दावेदार सामने आ रहे हैं। दूर दराज के इलाकों से भी लोग रायपुर पहुंच रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री से मिलकर टिकट की दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। पार्टी के कार्यक्रम हो या धरना प्रदर्शन, हर जगह टिकट के दावेदार एक्टिव हैं। और हम लोग को मेन मकसद है सरकार बनाना। सरकार तब बनेगी हम चुनाव जीत के आएंगे, ज़्यादा विधायक जीत के आएंगे, तब सरकार बनेगी। और सरकार बनाना, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की सरकार ने इस 4.5 साल बेहतर काम किया है। हम 15 साल का तुलना कर ले और 4.5 साल का तुलना कर ले, 15 साल तो मुझे कहीं भी आसपास नहीं लगेगा। अभी 2 महीने हमारे पास, 2 महीना और मौका दिए हैं। अभी काम कर ले, सर्वे रिपोर्ट अच्छा आना चाहिए, पब्लिक के बीच भी जाए, पब्लिक के बीच में अच्छा मैसेज आना चाहिए, कार्यकर्ताओं बीच में मैसेज आना चाहिए। जो विनियोग होगा टिकट उसी को देंगे, जीत के आना हमारा पहला प्राथमिकता है। कांग्रेस में जहां टिकट के दावेदार अधिक हैं तो वहीं भाजपा में पुराने चेहरों को टिकट नहीं मिलने की चर्चा ने नए दावेदारों की बाँछें खिला दी हैं। हर सीट से बड़ी संख्या में नए दावेदार सामने आ रहे हैं। भाजपा ने अब तक चुनाव समिति की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि चुनाव समिति की घोषणा के बाद सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दावेदारों का पैनल तैयार किया जाएगा। इसके बाद संसदीय बोर्ड से दावेदारों की सूची पर मोहर लगेगी। इस दौरान जीतने की क्षमता, क्षेत्र में पकड़ का ध्यान रखा जाएगा। इतना ही नहीं, आरएसएस के फीडबैक का भी टिकट वितरण में अहम रोल होगा। यही वजह है कि भाजपा अध्यक्ष अरुण साव जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को ही टिकट देने की बात कहते नजर आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से काम करने वाली संगठन है। कार्यकर्ताओं के फीडबैक लेकर, जनता के से फीडबैक लेकर जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी देगी।
भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही टिकट वितरण का तौर तरीका अलग होगा, लेकिन ये बात तय है कि दोनों दलों में सर्वे रिपोर्ट और जीतने की क्षमता के आधार पर ही टिकट मिलेगा। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस के सामने सिटिंग विधायकों का टिकट काटने की चुनौती होगी, तो वहीं भाजपा को भी परंपरागत चेहरों से हटकर नए चेहरों पर दांव लगाना होगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज।